सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक और आदिवासी विद्रोह। ठीक है, कि भारत में जो नागरिक और आदिवासी विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ और वो कौन कौन से विद्रोह हैं। ठीक है, इस विद्रोह को पढ़ने से पहले कुछ तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे नागरिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता जो थी, अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, हर सामान पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, 5 रुपए की जगह 50 रुपए वसूलना शुरू किया। और हकीकत में जब मुगल सत्ता का विलय हो गया ना, मुगल सत्ता जैसे ही पतन के रास्ते पे गई और अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि पूरे देश के सभी किसानों की हालत बहुत गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये विद्रोह जो है हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे आज, नागरिक और आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो नागरिक तो विद्रोह कर रहे थे कि उनको टैक्स से वो परेशान थे, और आदिवासी को विद्रोह कर रहे थे। आदिवासी इसलिए विद्रोह कर रहे थे कि आदिवासियों का जो जंगल से एक गहरा संबंध था ना, आदिवासी मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आज के दौर में जिनको कहते हैं, तो वही जनजातीय लोग थे। तो ये जनजातीय लोग जो है ना, ये जनजातीय लोग उन्होंने भी विद्रोह किया। और उनके विद्रोह करने का मेन कारण क्या था कि वो पहले अंग्रेजी शासन के पहले जो है, अंग्रेजों के शासन ब्रिटिश सत्ता से पहले जो है, वो समाज से कटे हुए थे। वो समाज की मुख्य धारा में नहीं बसते थे और उनको समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको राजनीति से या सामाजिक गतिविधियों से उनको ज़्यादा मतलब नहीं था। वो जंगलों में खाते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में उनकी सारी गतिविधियां होती थी, और वो अपने एक उनकी जो जनजातीय समूह था ना, उसमें वो अपना सारे प्रोग्राम और कार्यक्रम करते रहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सत्ता आती है, ब्रिटिश सत्ता आती है, तो अंग्रेजों ने जंगलों पे भी दखलंदाजी देना शुरू किया। ठीक है, और जंगलों में उन्होंने क्या किया कि जंगलों में जो भी जनजातियां थी, ठीक है, जैसे गारो खासी जयंतियाँ या फिर संथाल हो गए, मुंडा हो गए, ये सारे जो विद्रोह हम लोगों ने पढ़ा ना, पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के, तो इन सारे जनजातियों की जीवन में दखलंदाजी देना शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जंगलों में जो उनके कबीले होते थे, आदिवासियों के कबीले होते थे, उन कबीलों पे इन लोगों ने अपना अधिकार किया और उसमें दखलंदाजी दी, और वहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नेता बनाया या उसका मुखिया बनाया, और उस मुखिया से कहा कि मुझे इतना टैक्स चाहिए, तो वहाँ से भी ये टैक्स खींचना शुरू किया अंग्रेजों ने। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक कृषि की इकाई होती है, एक खेती का तरीका होता है, स्लैश एंड बर्न, दहन एवं कर्तन विधि हम लोग जो पढ़ते हैं, कि एक जगह खेती करने के लिए वहाँ के जंगल को साफ किया जाएगा, फिर वहाँ खेती की जाएगी, फिर वहाँ के सारे जो झाड़ियाँ होंगी उनको वहीं जला दिया जाएगा, वो सारी राख उसी में इकट्ठा हो जाएगी, तो वो खाद का काम करेगी। और फिर अगर वहाँ की ज़मीन उपजाते उपजाते, अनाज उगताते उगताते अगर बंजर हो जाती है, तो उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके की विधि को झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न आज भी कहते हैं, कर्तन एवं दहन विधि। तो जो आदिवासी है ना, वो कर्तन एवं दहन विधि उस टाइम भी यूज करते थे, उसको झूम एवं पडुलिपि कहते थे, झूम एवं पडु विधि। ठीक है, तो वो अंग्रेज जितने आदिवासी थे वो यूज करते थे, उस विधि का प्रयोग करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कहा कि आपको झूम कल्टीवेशन नहीं करना है, झूम विधि से आप खेती नहीं कर सकते हैं, और आपको एक जमीन जो मिल रही है उसी जमीन पे आपको करना है, और अगर आप टैक्स नहीं दे पाएंगे तो वो जमीन भी हथिया लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो विद्रोह था ना, वो ज्यादा से ज्यादा विद्रोह दो लोग कर रहे थे। कौन? एक नागरिक यानी कि किसान वर्ग कर रहा था, दूसरा आदिवासी कर रहे थे, क्योंकि यही दोनों लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे। ठीक है, और हकीकत में किसान के पास आय का साधन क्या होता है? उसकी खेती होती है। आदिवासी के पास क्या है सारा साधन? उसके पास उसका जंगल है, वहीं से वो पशुधन भी ले आएगा, वहीं से खाने का भोजन भी ले आएगा। ठीक है, जानवरों को चलाने के लिए चारागाह का भी सारा व्यवस्था वहीं से करेगा, सारा का सारा खाना बनाने के लिए लकड़ी के लिए भी व्यवस्था वहीं जंगल से ही वो करेगा। ठीक है,
तो जब दखलंदाजी करने लगे ये अंग्रेजी सत्ता दखलंदाजी करने लगी, तो आदिवासियों ने भी विद्रोह किया। और आदिवासियों ने जो विद्रोह किया, इनके मन का जो असंतोष था, इन्होंने क्या किया कि ये पहले छोटे मोटे जमींदारों को लूटना शुरू किए। जिनके पास जो लोग लूट घसोट करके ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते थे, जो भी जमींदार इकट्ठा करता था या जो भी पुलिसकर्मी इकट्ठा करता था, वो छोटे छोटे लोगों को पहले टारगेट बनाते थे। ठीक है, उसके बाद टारगेट बनाते बनाते जब इन लोगों का मनोबल बढ़ा आदिवासियों का, तो इन्होंने एक व्यापक पैमाने पर विद्रोह करना शुरू किया। जब मनोबल बढ़ना, पहले छोटा काम करते हैं लोग, थोड़ा था छोटा काम, फिर उससे और बड़ा, फिर और बड़ा, जब कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा बूस्टअप करके बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आदिवासियों ने विद्रोह किया। ठीक है, पहले छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे लूटपाट किए, उसके बाद में एक बड़े स्तर पर इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज के नागरिक और आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो नागरिक विद्रोह में मतलब विद्रोह, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु। तो विद्रोह में पहला विद्रोह है कूका विद्रोह, जो शुरू होता है पंजाब में 1840 से 1863 तक ये चला। इसके नेता कौन थे? भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका थे इसके नेता। और इसके प्रमुख बिंदु में ये था कि ये कूका विद्रोह जो पंजाब से उठा ना, इसके प्रमुख बिंदु में इसके कारण क्या थे कि पहला प्रारंभ में तो ये धार्मिक था। प्रारंभ में ये धार्मिक था, ये विद्रोह जो था ना कूका विद्रोह, ये प्रारंभ में धार्मिक था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप ले लेता है। ठीक है, बाद में राजनीतिक रूप में ये उभरता है। ठीक है, दूसरा चीज, ये प्रथम विद्रोह फिरोजपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये फिरोजपुर का प्रथम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में गडकरी रामोशी विद्रोह, ये कहाँ हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ, 1844 में होता है। गडकरी विद्रोह कब होता है? 1844 में। इसके नेता थे चितर सिंह। और इस गडकरी और रामोशी विद्रोह में क्या था कि हम लोगों को पता है भारत का इतिहास कि मराठे अपने आप में बहुत ही लड़ाकू सैनिक हुआ करते थे। मराठे हमेशा भारत में लड़ने के क्षेत्र में सबसे मजबूत सैनिक प्रणाली जो थी ना, इन्हीं की सबसे मजबूत थी। तो जो मराठों के वंशानुगत सैनिक थे, मतलब अंग्रेजों की सत्ता आने के बाद में अगर मान लो ये खत्म हो रहा है ना, एक राज सत्ता खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी उस राज सत्ता के सैनिक तो होते हैं ना, जैसे मंत्री होता था, सिपाही होते थे, उससे छोटे बड़े तबके पे मतलब पद होता था, उन पदों के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने मराठों के विद्रोह किया। ठीक है, और जो पश्चिमी घाट की जनजातीय क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा था ना, मैंने क्या कहा कि जब अंग्रेजों ने जंगलों में दखलंदाजी देना शुरू किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया कि मतलब आपको अपने मनमाने तरीके से, आपका जंगल नहीं है, जंगल पे हमारा अधिकार है और आप उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हम चाहेंगे। ठीक है, बहुत सारे आदिवासियों को ला करके बधुआ मजदूरी करवाते थे, बहुत सारे आदिवासियों को बेगारी मजदूरी करवाते थे, बहुत सारे आदिवासियों को बेच देते थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का मतलब जंगल में जो दखलंदाजी होती थी ना, उसके कारण यहाँ पे पश्चिमी घाट के जनजातीय क्षेत्रों में जब बदलाव होने लगा, तो ये विद्रोह हुआ। कहाँ पे? गडकरी और रामोशी विद्रोह कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। उसके बाद किट्टूर विद्रोह, ये किट्टूर विद्रोह हो रहा है कहाँ पे? कर्नाटक में, 1824 में। इसके नेता में चिन्नावा थी। ठीक है, जो चिन्नावा कौन थी? स्थानीय राजा की एक विधवा पत्नी थी जिनका नाम था चिन्नावा, और उन्हीं के नाम पे ये विद्रोह चला। ठीक है, किट्टूर वाला। फिर जस्टिस एवं आत्मसम्मान विद्रोह, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और जस्टिस जो चला 1816-17 में चला, और आत्मसम्मान जो चला 1920 में चला। ठीक है, इसके जो नेता थे नायर और मुदलियार थे, और आत्मसम्मान के नेता ईवी रामास्वामी थे। ठीक है, ईवी रामास्वामी, कहीं कहीं इसको टीवी रामास्वामी भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो सपोर्ट उन्होंने टी जो है ना, मान लो ऐसे ना होगा टीवी रामास्वामी, तो उन्होंने टी हो सकता है साइलेंट कर दिया हो या वी साइलेंट कर दिया हो, जो भी इंग्लिश में कुछ चीजें होती हैं जो साइलेंट होते रहती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वो लोग अपना चेंज करते रहते हैं। तो ईवी रामास्वामी मिलता है, कहीं कहीं टीवी रामास्वामी मिलता है, और इन्हीं ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है,
और ये विद्रोह के हुआ क्यों था कि व्यापारी वर्ग द्वारा जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता होती थी ना, वो उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है। यहाँ पे अनुष्ठान और हर चीजें मतलब धर्म के मामले में भारत सनातन जो है बहुत ही अग्रणी देश है। ठीक है, पूरे विश्व में अपना झंडा पहले ही उठाता है कि हम धार्मिक हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी ना, कि ब्राह्मण हर चीज में मतलब समाज का संचालन करने में उसका बहुत बड़ा रोल था उस टाइम भी। ठीक है, तो जो ब्राह्मणों की मतलब श्रेष्ठता थी, जैसे मनुस्मृति के द्वारा ही लोगों को चलने का मतलब कहा जाता था कि मनुस्मृति के आधार पे ही चला जाएगा, और विवाह पद्धतियां जो है वो विवाह पद्धतियां ब्राह्मण ही करवाता था। मंदिर में प्रवेश भी ब्राह्मणों पर मतलब ब्राह्मणों के द्वारा ही होता था, कहीं ना कहीं वर्चस्व था ब्राह्मण वर्ग का उस टाइम। तो उन सारी चीजों का विद्रोह किया गया। कि किसने किया? ये सारे नेताओं ने मिलकर के। कौन? नायद मुदलियार और ईवी रामास्वामी। ठीक है, इन लोगों ने विद्रोह किया, मतलब मिला करके लोगों को जनजाति वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को इन लोगों ने मिलाया और विद्रोह किया। ठीक है, तो इस विद्रोह को क्या जस्टिस एवं आत्मसम्मान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में रंपा विद्रोह। रंपा कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में 1879 में हो रहा है रंपा विद्रोह। इसके नेता जो थे राजू रंपा और सीताराम थे। इसके नेता कौन थे? राजू रंपा और सीताराम थे। और जमींदारों एवं वन कानून के कर के विरुद्ध। ठीक है, सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया कि जितना विद्रोह होगा उसके मुख्य दो कारण होंगे। पहला, या तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसीलिए विद्रोह होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रंपा विद्रोह कहाँ पे? जमींदार एवं वन कानूनों के कर के विरुद्ध में। उसके बाद में पाइक एवं खोन विद्रोह कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। और कब हो रहा है? 1817 में हो रहा है। पाइक एवं खोन कब हो रहा है? 1817 में। इसके नेता जगबंधु और चक्र बिश्नोई हैं। ठीक है, पाइक के जगबंधु हैं और खोन के चक्र बिश्नोई हैं। क्यों हो रहा है? भूमि लगान बढ़ाने से ब्रिटिश द्वारा नरबली प्रथा के विरोध में। ये खोन विद्रोह जो है ना, उस टाइम नरबली प्रथा पे ज्यादा बिलीव करती थी। जो खोन जनजातियां थी वो नरबली प्रथा देती थी। आपको आपने मूवियों में देखा होगा कि अभी भी मतलब कुछ वैसा आइलैंड है जहाँ पे भारतीय लोगों को या कहीं भी मतलब वहाँ पे सामान्य लोगों को जाना मना है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जो बहुत घने जंगल है वहाँ पे आज भी इंसानों को मना है। वहाँ पे एक बैरियर बना के रखा है सरकार ने कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब उनके थोड़ा सा अपना कल्चर है, वो लोग अपने रहन सहन के हिसाब से रहते हैं। तो उस टाइम नरबली प्रथा चलती थी। वो अगर कोई इंसान पाते थे और उनको लगता था कि अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि देना है अमावस्या की रात में या ऐसा कुछ, तो वो बलि देते थे। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। ठीक है, एक कानून बनाया कि आप नरबली प्रथा नहीं चला सकते हो। तो उस अंकुश लगाया, तो उसमें खोन विद्रोह हो गया। ठीक है, अब देखो सन्यासी, फकीर और पागलपंथी विद्रोह, ये तीनों कहाँ हो रहा है? बंगाल में 1860 से 1800 तक। इसके सन्यासी विद्रोह के नेता मजमून शाह, फकीर विद्रोह के नेता चिराग अली और पागलपंथी के विद्रोह के नेता करम शाह है। ठीक है, कौन है? करम शाह है। इसके पुत्र किसके हैं? टीपू मीर के। ठीक है, पुत्र किसके हैं? टीपू मीर। ठीक है, और ये जो सन्यासी विद्रोह हो रहा है ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर कर लगाने पर, अंग्रेजों के तीर्थ यात्रा पर कर लगाने से अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया कि अगर बहुत ज्यादा जो लोग धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या जो भी लोग धर्म की यात्रा करेंगे उनको टैक्स देना होगा। तो उसके विद्रोह में सन्यासियों ने मतलब भारत के सन्यासी वर्ग साधुओं ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह। हकीकत में सन्यासी विद्रोह पर भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना पुस्तक लिखा ना, आनंद मठ, जो वंदे मातरम अपना वहीं से लिया गया है। कहां से? आनंद मठ से। आनंद मठ से ही क्या लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम जो हम लोग गाते हैं ना, वो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ से।
और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आनंद मठ में जो है, आनंद मठ का जिक्र किस, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का पूरा पूरा जिक्र लगभग किया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। और जो पागलपंथी विद्रोह था ना, ये गारो जनजातियां थी। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, गारो, खासी, जयंतियां 3 जनजातियां होती हैं। तो उसमें जो गारो जनजातियां थी, उन्होंने पागलपंथी विद्रोह को किया था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों से इन्हीं, मतलब जो विद्रोह है ना, जो भी विद्रोह है, उसमें जो जनजातीय क्षेत्र में जो बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे कहते हैं ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो ठीक उसी तरीके से जिस जनजातियों का विद्रोह मतलब बाहुल्य एरिया होता था, उस एरिया के आधार पर उसका नाम दे दिया जाता था। फिर है फरैजी विद्रोह। फरैजी है 1820 से 1858। इसके नेता थे दादू मीर, और ब्रिटिश शासन के हटा करके मुस्लिम शरीयत के हिसाब से ये लोग कहना चाह रहे थे। ये जो फरैजी विद्रोह हुआ था ना, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश सत्ता अपने नियम कानून बता रही थी कि हमारे नियम के हिसाब से आपका न्याय होगा, आपको रहना होगा, आपके रहन सहन होंगे, आपके रीति रिवाज होंगे, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों ने इसका पुरजोर विरोध किया, ठीक है, पुरजोर विरोध किया कि हम जो है आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे जो मुस्लिम नियम कानून है ना, हमारी जो शरीयत है जिस पे हम अपना विश्वास करते हैं, उस शरीयत के आधार पे हम अपना नियम अपने जीवन यापन करेंगे, या अपने हर्ष उल्लास से अपना जीवन यापन करेंगे या उत्सव मनाएंगे, ठीक है। तो ये शरीयत के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि हमको शरीयत चाहिए, ब्रिटिश सत्ता को हटाया जाए, ठीक है। फिर खासी कहाँ से? खासी जो है ना, ये मेघालय, गारो खासी जयंतियां मेघालय की है। खासी मेघालय में हुआ। खासी विद्रोह कब हुआ? मेघालय में 1828 से लेकर 1833 तक। इसके नेता थे तीरथ सिंह। सीधी सी बात है, जनजातीय क्षेत्र है तो क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है सरकार, ब्रिटिश सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। किसमें? अंग्रेजों के द्वारा जो है हस्तक्षेप हो रहा है आदिवासियों के क्षेत्रों में। इसलिए आदिवासी क्या कर रहे हैं? उसका विद्रोह कर रहे हैं। आदिवासियों से भी टैक्स लिया जा रहा है, और वो भी 5 गुना से बढ़ा करके 50 गुना लिया जा रहा है। मुगल काल में अगर 5% टैक्स लिया जाता था, तो ब्रिटिश काल में 50% टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। 50 गुना बढ़ा के लिया जा रहा है। ये हालत हो रही है, तो विद्रोह तो होना ही होना है। उसके बाद में एक है कुकी विद्रोह। ये कुकी विद्रोह कहाँ हुआ? मणिपुर में 1828 से लेकर 1849 तक चला। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुका विद्रोह कहाँ पे? पंजाब में। और कुकी विद्रोह कहाँ पे? 1828 से लेकर 1849 कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, जो स्टार पॉइंट है, वो रिपीट कर लेते हैं। जैसे कुका विद्रोह कहाँ? पंजाब में हुआ 1840-1863 में। भगत जवाहर मल इसके नेता थे और राम सिंह कुका इसके नेता थे। शुरुआत में यह धार्मिक था, बाद में इसने राजनीतिक रूप ले लिया। कौन? कुका विद्रोह। प्रथम विद्रोह फिरोजपुर के नाम से कुका विद्रोह को जानते हैं, ठीक है। गडकरी और रामोशी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। गडकरी और रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 में। इसके नेता थे चित्तर सिंह। महाराष्ट्र के वंशानुगत सैनिक इसमें मराठों के वंशानुगत सैनिक। कहाँ के? महाराष्ट्र के जो वंशानुगत सैनिक थे मराठों के, वहां से उन लोगों ने इसका विद्रोह किया। और जो पश्चिमी घाट की जनजातीय क्षेत्र में बदलाव हो रहे थे, जो वनों से जनजातीय लोगों का जो एक गहरा संबंध था, उस रिश्ते को जब तोड़ा जा रहा था, काटा जा रहा था उन जंगलों को, और अपने ही जरूरत के हिसाब से उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, तो वहां पे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, जनजातीय क्षेत्रों ने। किट्टूर कहाँ पे? कर्नाटक में 1824 में। इसके कौन नेता थे? चिन्नावा थी, और स्थानीय राजा की ये विधवा पत्नी थी। जस्टिस एवं आत्मसम्मान कहाँ हुआ? तमिलनाडु में 1816-17 में जस्टिस हुआ, और 1920 में आत्मसम्मान हुआ। नायर एवं मुदलियार इसके प्रमुख नेता थे। किसके? जस्टिस के और आत्मसम्मान के ईवी रामास्वामी थे, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेरियार बांध भी है भारत में, ठीक है। व्यापारी वर्ग द्वारा
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया इन्होंने, कि जो व्यापारी वर्ग था वो कहता था ब्राह्मण हर चीज में श्रेष्ठ है और ये शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं, सारी पद्धतियां इनके हिसाब से चलती हैं, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, हम इन सारी पद्धतियों का विरोध कर रहे हैं। और मनुस्मृति का इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। ठीक है, उसके बाद में पाइक एवं खोन विद्रोह, ये कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। पाइक एवं खोन विद्रोह उड़ीसा में 1817 में जगबंधु और चक्र बिश्नोई द्वारा ब्रिटिश द्वारा नरबलि प्रथा के विरोध में और भूमि लगान बढ़ाने पे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सन्यासी विद्रोह 1860 से 1800 तक, 1760 से 1800 तक चला। मजबूम शाह इसके नेता थे। तीर्थ यात्रा पर कर लगाने के लिए पूछा जाता है धार्मिक कारणों से, और तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाने से सन्यासियों द्वारा ये विद्रोह किया गया। सन्यासी कहते थे हम तीर्थ यात्रा करेंगे, उसमें भी टैक्स ले रहे हो तो खून पी रहे हो तरीके से। ठीक है, कि टैक्स पे अगर कर पे उस पर भी लगाया जाएगा कि आप कहीं तीर्थ यात्रा करोगे तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, तो क्या ही हालत है सोच लो। अभी तो मतलब लंगर पे भी इस टाइम चल रहा है, तो आप सोच ही लीजिए क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा पर कर लगाने पर। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ जो है ना, उसका जो उसमें किस विद्रोह का जिक्र आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, जो कहाँ हुआ? सन्यासी, फकीर और पागलपंथी, ये तीनों विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक है, हकीकत में बंगाल में विद्रोह बहुत सारा विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अंग्रेज मतलब वहाँ के लोगों को जातिवादिता में भी बांट दिया था, और अंग्रेजों को सबसे अच्छी सत्ता वही लगती थी, बार बार धनाढ़ क्षेत्र था। ठीक है, बंगाल और बिहार ही हकीकत में बहुत धनाढ़ क्षेत्र था, बंगाल बहुत धनाढ़ था उस टाइम। तो अंग्रेजों ने वहाँ पे बेतहाशा पैसा लूटना शुरू किया, तो इसलिए वहाँ पे बार बार विद्रोह होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद में पागलपंथी विद्रोह, करम शाह के पुत्र कौन? टीपू मीर, इनके द्वारा गारो जनजातियों का इसमें पुरजोर विरोध किया। फरेजी विद्रोह 1820 से 1858, दादूमीर द्वारा ब्रिटिश शासन को हटाकर अपने मुस्लिम शरीयत की ये लोग मांग कर रहे थे। खासी मेघालय में इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह। और 1828 से 1833 कुकी विद्रोह 1826 से 1849 कहाँ चल रहा है? मणिपुर में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना आदिवासी और नागरिक विद्रोह था। बाकी जो बच रहा है, बच क्या रहा है? भील विद्रोह बच रहा है, हो, कोल, संथाल और मुंडा बच रहा है। ठीक है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये बच रहा है अपने पास। तो हो विद्रोह जो है ना वो झारखंड में हो रहा है, झारखंड में होता है हो विद्रोह, और इसके नेता थे, हो विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, हो विद्रोह के नेता कौन थे? हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये चारों जो है ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। हो कहाँ हुआ था? झारखंड में। कोल कहाँ हुआ था? नागपुर में। संथाल हुआ था भागलपुर में। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? भील विद्रोह। भील विद्रोह दो बार हुआ था, एक राजस्थान में हुआ था और एक महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ये वही भील जनजाति है जिसने महाराणा प्रताप के साथ में मिल करके लड़ा था, और आज भी भील जनजातियां समाज से कटी हुई हैं कहीं न कहीं, और ये जो है अपने हक पूरा नहीं पा रही हैं। और ये वही लोग हैं हकीकत में जिन्होंने जब महाराणा प्रताप जंगल से निकले थे लड़ते लड़ते अपना घास की रोटियां खाने के लिए, तो ये भील जनजातियों ने उनका साथ देने के लिए खाना बदोश का जीवन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। वो वही भील जनजातियां हैं। ठीक है, और ये बड़े ही साहसी होते थे और बहुत ही वचनबद्धता और बहुत निष्ठावान थे। आप सोच लीजिए इनकी निष्ठा पे आज भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, वो आज भी इधर उधर खाना बदोश जीवन जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कोल विद्रोह कहाँ हुआ? नागपुर में। इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह कहाँ हो रहा है? भागलपुर में। सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इसको दामने कोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको दामने कोह के नाम से जानते हैं। 1855 और 1856 में चला। मुंडा विद्रोह
बिरसा मुंडा के द्वारा छोटा नागपुर में, इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1919 से लेके 1899 से लेकर के 1900 तक चला। 1899 से लेके 1900 तक चला। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना आज का पूरा विद्रोह था। और ये जो भागलपुर से जो अपना ये उलगुलान विद्रोह है ना, ये मुंडा जनजाति द्वारा जो हुआ, इसके मतलब बिरसा मुंडा इसके नेता थे। और बिरसा मुंडा ने क्या कहा कि हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, ठीक है, हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है और प्रभु ने हमको ईश्वरीय ताकत दिया है कि हम किसी से नहीं हारेंगे। ठीक है, जिसके साथ भगवान लड़ रहा हो उसके साथ क्या ही होने वाला है आप सोच लो। ठीक है, इस स्थिति है। वो कह रहा है कि भगवान हमारे साथ खुद ही लड़ रहे हैं, तो जनजातियों में एक जोश आ जाता है और उनके अंदर इतना मोटिवेशन आता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और अंतिम सांस तक लड़ते हैं। और यही कहानी संथाल विद्रोह में होती है। ठीक है, संथाल विद्रोह में क्या होता है कि जो राजमहल से भागलपुर के बीच का जो जगह है ना, उसको दामने कोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उस जगह के बीच में जो दामने कोह का जो जगह है वह क्या है, वह संथाल जनजातियों का बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, और वहां के नेता कौन थे, सिद्धू एवं कान्हू थे। 1855 से लेकर 1856 तक इन्होंने विद्रोह किया। और सिद्धू एवं कान्हू ने कहा कि हमको जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ठाकुर जी कौन है, वही है ठाकुर जी जो शालिग्राम अपने सत्यनारायण बाबा की जब कथा होती है तो पंडित जी शालिग्राम लेके आते हैं, वही ठाकुर जी हैं। जो वृंदावन में ठाकुर जी हैं वही कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, उन्हीं का नाम ठाकुर है। तो उन्होंने क्या कहा कि संथाल विद्रोह में उन्होंने सिद्धू एवं कान्हू ने कहा कि हमको जो है ठाकुर जी ने खुद स्वप्न में आदेश दिया है कि आप अंग्रेजों से लड़ो, गैर आदिवासी लोगों से। जो दीकू लोग है ना, उनको कहते थे दीकू। दीकू मतलब होता है गैर आदिवासी, गैर आदिवासी। तो सिद्धू एवं कान्हू ने कहा क्या कि संथाल विद्रोह में कि हमको ठाकुर जी ने ये आदेश दिया है कि हमको लड़ना है और जो भी मिले गैर आदिवासी उन सबको जो है लूट लो, मार लो, उनका विद्रोह करो। ठीक है, ये कहानी थी संथाल विद्रोह की। उसके बाद में संथाल विद्रोह में एक बात और कहा गया कि संथाल विद्रोह में कहा गया कि जो निर्धन है, असहाय है, उसके ऊपर हाथ मत छोड़ना। ऐसा ठाकुर जी ने कहा है। ये किसने कहा, संथाल विद्रोह में। ठीक है, और संथाल विद्रोह के बारे में एक छोटा सा प्रकरण आता है कि एक जगह संथाल विद्रोह में एक छोटी सी मतलब संथालों की जनजाति मतलब वो थी, झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को अंग्रेजों ने घेर लिया, 40 अंग्रेजों ने घेर लिया। और जब अंग्रेज गोलियां चलाते थे ना, तो अंदर से तीर धनुष वाली लड़ाई थी ना, जनजातीय लोग तीर धनुष से लड़ते थे, तो वहां से अंदर से तीर बार बार निकल के आता था मारने के लिए। और मारते मारते ये हालत हुई कि अंतिम में जब अंग्रेज ने गोली चलाई और तीर नहीं आया, तो वो जब अंदर गया तो देखा तो उसको केवल एक बुढ़ा आदमी मिला, सिर्फ और सिर्फ एक बुढ़ा आदमी मिला। और वो अंदर अकेले 40 अंग्रेजों के मतलब जवानों से लड़ रहा था। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा उसका आत्मबल रहा होगा जो इतना विद्रोह कर रहा था इस तरीके से। तो ये संथाल जनजाति की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में संथाल विद्रोह की बात हो रही है। तो इस तरीके से संथालों ने विद्रोह किया। एक बुढ़ा आदमी जैसे ही अंग्रेज अंदर जाता है, उसको कुल्हाड़ी से उसको काट डालता है, उसको छोटा छोटा पीस में काट कुतर डालता है। किसको, अंग्रेज के सैनिक को। ठीक है, तो संथाल विद्रोह, एक बूढ़ा आदमी, ये हालत है संथाल विद्रोह की। और संथाल विद्रोह में क्यों, मतलब सिद्धू एवं कान्हू ने कहा कि तुम्हारे साथ ठाकुर खड़े हैं तो तुमको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो मतलब लड़ो, केवल आखिरी सांस थे। मतलब इतना जोश के साथ उन्होंने लड़ा ना, कि इतना फुल मोटिवेशन में लड़ा कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो ये विद्रोह जो चलता रहा। अब जहां अंग्रेजों को लगता था ना कि इस विद्रोह को कम करना है, तो अंग्रेजों ने एक और चाल चली। और वो चाल क्या चली कि अंग्रेज जहां पे देखते थे कम विद्रोह हो रहा है, जहां के लोग कम उग्र हैं,
उग्र नहीं हो रहे हैं, शांत स्वभाव में है, वहां पे उन जगहों का उन्होंने कर घटा दिया, टैक्स घटा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को लगा कि जो शांति से रह रहा है अंग्रेज उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, जो शांति से रह रहा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगा रहे हैं, अंग्रेज उसको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये भी चाल चली, रणनीतियां बनाई कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए टैक्स कम कर दिया वहां पे, ठीक है, और वहां पे सताना कम कर दिया, लोगों को मारना कम कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आज नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह, ठीक है। इसके बाद में अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसान एवं किसान विद्रोह, ठीक है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, किसान एवं किसान विद्रोह।